अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम देखेंगे बिजनेस नॉर्मलाइजेशन को, जो कि आपकी इस बुक का चैप्टर 9 है। तो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस नॉर्मलाइजेशन क्या होती है? सो नॉर्मलाइजेशन इवॉल्व हुई थी 1980 में इन टू क्लियर वेरिएंट्स। एक ट्रेडिशनल नॉर्मलाइजेशन होती है और एक बिजनेस नॉर्मलाइजेशन होती है। जो आपकी बिजनेस ट्रेडिशनल नॉर्मलाइजेशन होती है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करते हैं और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करते हैं। लेकिन जो बिजनेस वाले लोग होते हैं उनको ये टेक्निकल टर्म्स में मुश्किलात होती हैं, इसलिए उनके लिए होती है बिजनेस नॉर्मलाइजेशन। इन कंट्रास्ट बिजनेस नॉर्मलाइजेशन कैन बी यूज्ड बाय बोथ बिजनेस एक्सपर्ट्स एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट्स। अब उनको जो है वो दोनों उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हम बिजनेस नॉर्मलाइजेशन को देख रहे हैं तो बिजनेस नॉर्मलाइजेशन जो होती है वो बिजनेस मैनेजर्स भी यूज़ करते हैं और आईटी स्टाफ जो होता है वो भी यूज़ करता है। और ये डिपेंड करता है उस नॉलेज के बिजनेस पे कि वो कितना कंप्यूटर से रिलेटेड है, कितना बिजनेस से रिलेटेड है। तो उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम अपनी ट्रेडिशनल नॉर्मलाइजेशन देखें तो वो फर्स्ट NF यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म 5NF तक होती है। और अगर हम बिजनेस नॉर्मलाइजेशन को देखें तो बिजनेस नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट बिजनेस नॉर्मल फॉर्म यानी कि 1 BNF टू फिफ्थ बिजनेस नॉर्मल फॉर्म यानी कि 5 BNF तक होती है। अब वो इसी यहाँ पर भी आपको यही दिखाया गया है कि किसी को जैसे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट बिजनेस नॉर्मल फॉर्म होती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अगेंस्ट सेकंड बिजनेस नॉर्मल फॉर्म होती है, और ऐसे 5 होती हैं। अब हम इससे रिजॉल्व कैसे करते हैं डिजाइन प्रॉब्लम? So normalization is used to structure data so that relevant details can be accessed and required changes can be made more efficiently. इसलिए हम करते हैं नॉर्मलाइजेशन ताकि जो डाटा है वो एफिशिएंटली हम एक्सेस कर सकें और जो चेंजेस हैं वो एफिशिएंटली वो कर सकें। और इसकी एग्जांपल हम देखते हैं फिगर 9.3 का यहाँ पर एक उसने रेफरेंस दिया है जो कि आपकी बुक की फिगर है। अगर हम इसको देखें तो एक एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड फॉर्म है। अब इस एम्प्लॉय रजिस्टर्ड फॉर्म पे एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का एड्रेस, उसका कोड और स्किल की कुछ डिटेल्स हैं और नीचे कुछ उसकी अदर डिटेल्स हैं। अब अगर आप इसको इसी चीज़ को गौर से देखें तो यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि इकट्ठी है। अगर इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो देखते हैं कि अगर आपको एम्प्लॉय नंबर पता है तो फिर आप एक एक करके एम्प्लॉय नंबर आपको हर फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर इशू ये आता है कि लेट्स सपोज कि ये कोई 20 एम्प्लॉयज ने ये फॉर्म जो है वो अब सबमिट करवा दी, जिस पर एक फॉर्म पे एक एम्प्लॉय का डाटा है। अब उसने स्किल लिखी है, लाइक अगर 5 एम्प्लॉय ने कोई एक स्किल लिखी है, हम सपोज कर लेते हैं कि उसने अगर जॉब का नाम लिखा क्लर्क और 5 लोगों ने ये लिखा है 5 डिफरेंट फॉर्म्स पे। अगर हम अब पोस्ट का नाम ही चेंज कर देते हैं, यानी कि अगर हम क्लर्क से रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं उसका नाम, तो मुझे उन 5 फॉर्म्स पे जाके चेंज करना पड़ेगा। और इस तरह के अगर 500 या 5000 या 5 लाख फॉर्म होते तो मुझे उन 5 लाख फॉर्म पे जाके क्लर्क से उसको रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ता। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप कोई और भी चेंज करें तो वो चेंज फिर आपको, जो कि कोई कॉमन चेंज हो, तो वो चेंज फिर आपको हर जगह पर जाकर करनी पड़ती है। तो ये कोई आसान बात नहीं होती इवन कंप्यूटर्स के लिए भी, और मैनुअल तो वैसे भी ये बहुत मुश्किल होता है। तो इस काम को ये ऐसा ना हो, इसको ठीक करने के लिए हम फिर आते हैं नॉर्मलाइजेशन की तरफ। यानी कि फिर हम उसका ये काम करते हैं कि एम्प्लॉय जो डिटेल फॉर्म है वो हम एक अलग कर देते हैं। यानी कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है और एक एम्प्लॉय डिटेल फॉर्म होता है। यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो हर एम्प्लॉय फिल करेगा ना, लेकिन उसका जो भी एक समरी टाइप रिकॉर्ड होगा वो हम एम्प्लॉयर डिटेल फॉर्म पे लिख देते हैं ताकि सारा रिकॉर्ड वहाँ पर आए, और वहाँ पर हम सेपरेट हर चीज़ लिखते हैं। अब अगर इसको हम देखें, लाइक अगर हम इस को जो हमारे सामने टेबल है इसको देखें तो हमारे सामने एक एम्प्लॉय का टेबल है। अब एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का एड्रेस, उसका कोड और उसका सेल्स कोटा, उसका मैनेजर कौन है वो, उसका टाइटल, उसका जॉब नंबर, उसकी सैलरी गिवन है। अब अगर हम ये चाहें और अगर हम एफिशिएंट ये करें कि हम एम्प्लॉय स्किल का टेबल एक अलग बना दें और उसके साथ स्किल का एक टेबल बना दें और इनको भी हम किसी वे से ज्वाइन कर लें प्राइमरी फॉरेन की के रिलेशन से, ताकि सारे ज्वाइन हो, जो सारा जो लोड है वो किसी एक टेबल में ना पड़े, और हम काफ़ी हद तक इस तरीके से हम अपने जो डेटाबेस होती है उसके टेबल को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि इसका एक प्रॉपर वे है जो भी हम आगे देखेंगे।
इसी तरह से आप अगर इससे निकालें तो आप जॉब का डाटा भी इसके इसी के अंदर है, तो आप जॉब का टेबल भी अलग से निकाल सकते हैं। यानी कि जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि डाटा इकट्ठा है, कंबाइन है, वहां से आप हर एक चीज का डाटा जो है वो अलग अलग निकाल देते हैं। अब फायदा क्या होता है बिजनेस नॉर्मलाइजेशन का? अब बिजनेस नॉर्मलाइजेशन का फायदा ये होता है कि जो आपकी जो डिजाइन होता है वो आपका बेहतर बनता है। जो ट्रेडिशनल नॉर्मलाइजेशन होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, तो बिजनेस के लोगों के लिए तो जो बिजनेस नॉर्मल फॉर्म होती है वो क्वाइट इजी होती है उनके लिए, जो वो आसानी से कर भी देते हैं। अब इसके अंदर इट कंसोलिडेट्स द रिडंडेंट डाटा वर्जन्स that exist in organization into shared and integrated data sources that are readily available for use by all staff who are authorized to access that data। ये कंसोलिडेटेड डाटा वर्जन होते हैं कि जिसको सब लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कि हम इससे ले सकते हैं। इसके अलावा ये भी होता है कि आपका जो सारा डाटा होता है वो क्योंकि एक जगह पर होता है, इस तरह से अगर आपने कोई डाटा में अपडेट करनी है तो उस एक ही जगह पर फिर अपडेट होती है, बजाय इसके कि आप जगह जगह जाकर अपडेट करें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बिजनेस नॉर्मल फॉर्म को, और उसमें हम फर्स्ट बिजनेस नॉर्मल फॉर्म को पहले देखते हैं। अब फर्स्ट बीएनएफ जो है वो ये स्टेट करती है कि आप आइडेंटिफाई एंड रिमूव रिपीटेड ग्रुप एट्रीब्यूट्स टू अनदर एंटिटी, कि आप जो भी आपके पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे रिपीटिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं, और जो भी आपके रिपीटिंग ग्रुप्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई करें और उनको रिमूव कर दें, यानी कि किसी और एंटिटी में मूव कर दें। और अगर इसी चीज को मैं स्टेप वाइज आपको बताऊं तो पहले स्टेप में आप करते हैं मूव रिपीटिंग ग्रुप इनटू अनदर एंटिटी, डिटरमिन द प्राइमरी कीज ऑफ द न्यू एंटिटी, जो कि नई बनी है उसकी प्राइमरी की आप देखते हैं कौन सी होगी। और फिर आप ये उसके बाद करते हैं कि जो उसका नाम होता है एक्टिविटी का एंटिटी का वो आप रख देते हैं। इसको अगर कुछ यहाँ पर आप चीजें हैं जिनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, जो हमारी एक चीजें चलती हैं। अब वो इस तरह से होता है कि लाइक आपने ये लिया एम्प्लॉय नंबर, अब ये प्राइमरी की है तो आपने प्राइमरी की को अंडरलाइन करना है। नेम जो भी आपके आगे सिलेक्शन एट्रीब्यूट होगा जिसकी बेस पे आपने सिलेक्शन करनी है उसको आप इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। जो आपके ग्रुप एट्रीब्यूट्स होंगे उनको आप ब्रैकेट में लिखते हैं पैरेंथेसिस में। जो आपके पोस्ट कोड यानी कि जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है कहीं से आए हैं उनको आप जो होता है वो उसके अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं जो भी होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपके वो एट्रीब्यूट्स जो नॉन की होते हैं उनको आप विदाउट एनी जो सिंबल है वो लिखते हैं। और जो आपके रिपीटिंग ग्रुप्स होते हैं उनको आप डबल पैरेंथेसिस में लिखते हैं, और जो फॉरेन की होती है उसको भी आप एंड पे नॉर्मली लिखते हैं और उनके नीचे अंडरलाइन वगैरह आप नहीं करते, लेकिन वो एक नंबर होता है आपका। तो ये कुछ हमारी कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं। अब अगर आप एम्प्लॉय का टेबल देखें तो इसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, पोस्ट कोड, सेल कोटा, मैनेजर टाइटल, जॉब नेम और सैलरी है। अब इसके अंदर से हमने स्किल्स को एक अलग निकाल दिया क्योंकि इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स आ सकते थे, एक एम्प्लॉय की मैनी स्किल्स हो सकती थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये काम किया कि हमने जो स्किल का टेबल है वो अलग कर दिया जिसमें स्किल का सारा डाटा आप देख सकते हैं। स्किल नंबर जो कि उसकी प्राइमरी की है, स्किल नेम और स्किल लेवल। तो यहाँ पर हमने एज अ फॉरेन की हम रख सकते हैं एम्प्लॉय नंबर को, ताकि इसको ज्वाइन करके हम बाद में डाटा को एक्सेस कर सकें। सेकंड अगर हम बिजनेस फॉर्म में देखें तो वो हमें ये कहता है कि आइडेंटिफाई एंड रिमूव टू अनदर एंटिटी दोज एट्रीब्यूट्स, यानी कि उन एट्रीब्यूट्स को आप किसी और एंटिटी में डालो, किसी और टेबल में डालो, विच आर ओनली पार्शियली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, जो कि प्राइमरी की पर पार्शियली डिपेंड करते हैं, एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन वन और मोर अदर की एट्रीब्यूट्स, और किसी और की एट्रीब्यूट्स पर भी डिपेंड करते हैं। अब ये जो हमारे पास रूल होता है इसका स्टेप 1 ये होता है कि आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स दैट डिपेंड ऑन प्राइमरी की एंड आल्सो ऑन अदर की एट्रीब्यूट्स। कि पहला स्टेप तो हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो कि प्राइमरी की पर भी डिपेंड होते हैं और किसी और की एट्रीब्यूट पर भी डिपेंड हो सकते हैं। स्टेप 2 हमें कहता है कि एग्जामिन्स एट्रीब्यूट दैट रिजाइड इन एंटिटीज विद अ कंपाउंड प्राइमरी की, कि उनको आप देखें जो कि आपकी एंटिटी में है लेकिन वो कंपाउंड प्राइमरी की हैं, but where the attributes depend on only one of the compound key and also perhaps on other key attribute, कि वो किसी और की पर भी डिपेंड करते हैं या कंपाउंड की पर भी डिपेंड करते हैं। एंड मूव दो एट्रीब्यूट, उन एट्रीब्यूट को आप किसी और एंटिटी में है जो वो आप उसमें डाल दें किसी और एंटिटी में। अब ये काम जो होता है ये दोनों स्टेप्स में हम करते हैं। अब उसमें अगर हम अपनी पुरानी एग्जांपल को ही लेकर चलें जिसमें हमने एम्प्लॉय और एम्प्लॉय स्किल का टेबल देखा था, अब अगर आप चाहें तो आप
स्किल का टेबल भी अलग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी थी, तो हमने स्किल का टेबल भी अलग कर लिया जिसमें स्किल नंबर और स्किल नेम है, और इस स्किल नंबर की प्राइमरी की अब एम्प्लॉयर स्किल में एज अ फॉरेन की चली गई है। अब अगर थर्ड बिजनेस नोड को देखें तो थर्ड बिजनेस के जो स्टेप्स हैं वो हमें पहला स्टेप ये कहता है कि आइडेंटिफाई करें एंड रिमूव इनटू अनदर एंटिटी दोज एट्रीब्यूट्स कि उन एट्रीब्यूट्स को आप किसी और एंटिटी में मूव कर दें विच आर डिपेंडेंट ऑन अ की अदर देन द प्राइमरी और कंपाउंड की। उसके बाद हम ये स्टेट किया जाता है कि जो T3BF के जो रूल्स हैं वही आइडेंटिफाई करते हैं एट्रीब्यूट्स में कि दैट आर नॉट ऑल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की ऑफ एंटिटी विद इन द साइड कि जिसके अंदर वो रहते हैं वो प्राइमरी कीज पर डिपेंड सिर्फ नहीं करते और भी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। नाउ दीज एट्रीब्यूट्स शुड देयरफॉर बी मूव टू अदर एंटिटीज। अब इनको हम किसी और एंटिटीज में मूव कर देते हैं और फिर उसी हिसाब से उसकी प्राइमरी की को हम सेट करते हैं, और अगर ज़रूरी हो सो द एट्रीब्यूट शुड बी रीनेम, तो उनको हमें बाज़ दफ़ा उनको नाम भी उसका चेंज करना पड़ जाता है कि अगर नाम सेम आ जाए या नाम रेलिवेंट ना लग रहा हो तो हम उनको चेंज भी कर लेते हैं। अब अगर क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो अभी लास्ट एग्जांपल तक हमने एम्प्लॉय स्किल और एम्प्लॉय स्किल तीन टेबल्स हमने जो आपको शो हो रहे हैं यहाँ पर वो डिफाइन किए थे। अब 3BNF के बाद हम ये देख सकते हैं कि उसके अंदर से जो एम्प्लॉय के अंदर से जो जॉब का टेबल है यानी कि जो जॉब नेम है वो पूरा जॉब का टेबल भी अलग हम ले सकते हैं, तो उसको भी हमने अलग कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि हम सारी चीज़ें जो है ना वो 1 बाय 1 निकालते जा रहे हैं, यानी कि एक टेबल था उस टेबल से हम मजीद निकाल के एट्रीब्यूट नए टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर एक जॉब का नया टेबल हमारे पास क्रिएट हो गया। चलते हैं हम फोर्थ BNF की तरफ। तो फोर्थ BNF का जो पहला स्टेप है वो हमें ये कहता है कि एन एंटिटी इज सेट टू बी इन फोर्थ BNF, कि कोई भी एंटिटी फोर्थ BNF फोर्थ बिजनेस नॉर्मल फॉर्म में उस वक्त तो होगी कि सबसे पहले कि वो थर्ड बिजनेस नॉर्मल फॉर्म में होगी, जो कि एक रूल होता है। इससे ज्यादा अहम बात यह है कि एंड इट्स एट्रीब्यूट डिपेंड्स नॉट ओनली द एंटायर प्राइमरी की बट आल्सो द वैल्यू ऑफ द की और ऑन द 4BNF स्टेप 2, यानी कि उस सिर्फ ना प्राइमरी की पर डिपेंड करे बल्कि उसकी जो की है की वैल्यू पर भी डिपेंड करे, या फिर सेकंड जो स्टेप है वो हो। अब सेकंड स्टेप हमें ये कहता है कि व्हेन एन एट्रीब्यूट हैज बीन रीलोकेटेड, कि जब भी आप किसी एट्रीब्यूट को रीलोकेट करते हैं उसकी जगह चेंज करते हैं किसी आप एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में, इंस्टेड to an entity where it is wholly dependent on the key and must exist and so is mandatory, कि तो आपकी वो की जहाँ पर वो ऑप्शनल है तो बजाय इसके कि आप वो एंटिटी जहाँ पर आप रखते हैं वो होल डिपेंड करता है उस की पे जहाँ पे आप उसको सेट कर रहे होते हैं। इसका आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा एग्जाम्पल से। अब एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल एक था, एम्प्लॉय टाइप का हमने एक टेबल क्रिएट किया और एम्प्लॉय का एक टेबल अभी भी यहाँ पर है, यानी कि जो आपको जो शो किया हुआ है आपको ये एक एम्प्लॉय का टेबल एक्चुअली है और ये एम्प्लॉय टाइप का टेबल है। अब इसमें से सेल्स पर्सन और मैनेजर के टेबल हमने अलग किए हैं कि क्योंकि एम्प्लॉय की जो टाइप है वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो सेल्स पर्सन भी हो सकता है, वो मैनेजर भी हो सकता है। और यही चीज़ तो हमने यहाँ पर डिसाइड की थी कि ना सिर्फ वो प्राइमरी की पर डिपेंड करे बल्कि उनकी वैल्यू पर भी डिपेंड करे। तो वैल्यू के हिसाब से जो एम्प्लॉय की टाइप है वो मुख्तलिफ हो सकती है और उस मुख्तलिफ होने की वजह से हमने उनके टेबल्स को ही अलग अलग कर दिया। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो इस एम्प्लॉय के टेबल के साथ एम्प्लॉय टाइप है और साथ उसके फिर बाकी टेबल्स हैं वो साथ बीच में ऐड हो गए हैं। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म पे अगर हम चलें तो ये क्योंकि ये काफ़ी एक इनहांस किस्म की नॉर्मल फॉर्म होती है जो ये कहती है कि हर चीज़ को ही सेपरेट कर दो, इसलिए इसको हम प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। यानी ये कहती है कि हर चीज़ को आप सेपरेट कर दो और जब आपको कोई क्यूरी लगानी हो तो फिर आप ज्वाइन करके चीज़ें निकाल लो। यानी कि कोई भी एक चीज़ जो जैसे कि एम्प्लॉय का डाटा सिर्फ एम्प्लॉय में ही हो और उसके अंदर और कोई डाटा ना हो। अगर हम नॉन टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो 5NF जो है वो इंश्योर करती है कि इफ ईच एट्रीब्यूट इज सेपरेटेड आउट इनटू एन इंडिविजुअल एंटिटी, कि अगर आप हर एट्रीब्यूट को एक सेपरेट एंटिटी बना के सेपरेट टेबल बना के रख दें, देन दीज एंटिटीज कैन लेटर बी जॉइंड अगेन टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल एंटिटी। तो हम बाद में इसको ज्वाइन करके एक पूरा टेबल जो है वो दोबारा बना सकते हैं जॉइंस के थ्रू। तो 5BNF जो है ना वो डिफरेंट होती है 5NF से। It enables expert business knowledge to be identified and captured so that it can be stored, managed, accessed efficiently for business benefit। कि इसके अंदर क्योंकि हम बिजनेस पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो इसके अंदर ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि बिजनेस
के हिसाब से जो भी एंटिटीज हैं वो मैनेज भी हों, स्टोर भी हों और उनका डाटा एक्सेस भी हो। अब हम इसके फॉर्मली स्टेप्स पे चलें तो पहला स्टेप ये कहता है कि आइडेंटिफाई एनी प्रिंसिपल एंटिटी दैट हैज रिकर्सिव एसोसिएशन टू इटसेल्फ, कि आप वो एंटिटीज प्रिंसिपल एंटिटीज को तलाश करें जिनकी अपने साथ ही एसोसिएशन रिकर्सिव एसोसिएशंस हैं, और आइडेंटिफाई एनी प्रिंसिपल एंटिटी, और उन एंटिटीज प्रिंसिपल एंटिटीज को भी आइडेंटिफाई करें दैट हैज सेकेंडरी एंटिटीज रिलेटेड टू ईच अदर इन वन टू मैनी और मैनी टू मैनी एसोसिएशंस, यानी कि वो एंटिटीज जिनकी आपस में वन टू मैनी या मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप्स हैं उनको भी आप देखें। और स्टेप 3 ये कहता है कि आप एक स्ट्रक्चर एंटिटी ऐड कर दें विद वन टू मैनी एसोसिएशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंटिटी टू द स्ट्रक्चर एंटिटी, यानी कि प्रिंसिपल एंटिटी को आपकी जो स्ट्रक्चर एंटिटी बनेगी उसके साथ आप ऐड कर दें, और उनको नाम में डिफरेंस रखने के लिए आप उनका जो प्रीफिक्स है वो रिलेटेड लिख दें या सफिक्स आप स्ट्रक्चर लिख दें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्प्लॉय के आगे मैंने स्ट्रक्चर का कीवर्ड लिखा है, तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। अब ये जो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर है ना, ये आपको ये शो करता है कि जो एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय टाइप नंबर इज रिलेटेड टू अनदर एम्प्लॉय हु हैज द सेम और अ डिफरेंट रिलेटेड एम्प्लॉय नंबर, कि ये उससे ज्वाइन करता है, उससे रिलेट करता है किसी और एम्प्लॉय से जिसका नाम जो है, जिसका जो नंबर है वो सेम है। तो इस तरह से जो रिलेशनशिप्स हैं उनको आप 5 में डिफाइन करते हो। और अब देख यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एम्प्लॉय का एक स्ट्रक्चर और साथ रीजन है, तो इस तरह से आप जो है किसी भी एंटिटी के आगे साथ सफिक्स लिख के या प्रीफिक्स लिख के आप उसको शो कर सकते हैं स्ट्रक्चर के तौर पे। अब अगर इसी को हम देखें, जो हमारी पुरानी एक डायग्राम चली आ रही है, तो ये एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर था, अब ये एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बना है, अब ये एम्प्लॉय है लेकिन ये एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर है, और साथ इसके जो भी हमने रीजन का एक टेबल देखा वो इसके साथ ऐड हो गया।